हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है चेक बाउंस और इससे रिलेटेड जो भी प्रावधान प्रेवलेंट है इंडिया में, उस पर हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। चेक बाउंस एक ऐसा इशू है जो कि आम लोगों के बीच में भी बना रहता है और इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेक बाउंस किन सिचुएशंस में होती है। चेक बाउंस अगर होता है तो उसके क्या रिजल्ट्स हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और चेक बाउंस से रिलेटेड दो चीज़ें प्रेवलेंट हैं, एक तो जनरल एस्पेक्ट जो चेक बाउंस को लेकर के है और दूसरा लीगल एस्पेक्ट है। हमारा वीडियो रिकॉर्ड करने का उद्देश्य सिर्फ लीगल एस्पेक्ट्स जो हैं, जो इसके कानूनी पहलू हैं, उस पर प्रकाश डालना है। चेक बाउंस क्या होता है, चेक क्या होता है, चेक कौन इशू करते हैं, चेक जिसको इशू किया जाता है उसकी क्या राइट्स और लाइबिलिटीज़ होते हैं, चेक को ऑनर करने की जिम्मेदारी किस पर होती है। ये विभिन्न सारे पहलू हैं जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे। चेक क्या होता है? चेक की जो डिफिनीशन है वो सेक्शन 6 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में दी हुई है। चेक एक तरह का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तीन तरीके के होते हैं। प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है और चेक होता है। चेक भी एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है, बट चेक में और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस ये होता है कि जो चेक होता है वो स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर होता है, जिसकी ये लाइबिलिटी होती है कि वो चेक प्रेजेंटेशन के टाइम पर उसको ऑनर करे, उसका पेमेंट करे व्हेन इट इज़ डिमांडेड बाय द पर्सन इन हुज फेवर चेक इज़ इशूड। जब चेक जिसके फेवर में इशू होती है तो वो उसको प्रेजेंट करता है बिफोर द बैंक, और बैंक की ये जिम्मेदारी है कि उस चेक को वो ऑनर करे। चेक किन किन इंग्रेडिएंट से मिल करके हम समझ सकते हैं कि चेक क्या होता है। चेक एक तरह का फिजिकल डॉक्यूमेंट होता है और वो फिजिकल डॉक्यूमेंट इन रिटन होता है, राइटिंग में होता है। और एक तरह का ये जो चेक होता है वो एक लीगल प्रॉमिस होती है टू पे। चेक एक स्पेसिफिक अमाउंट में होता है जिसको हम न्यूमेरिकली भी लिखते हैं और वर्ड्स में भी लिखते हैं। चेक हमेशा लीगली बाइंडिंग एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि हम इन्फोर्स करा सकते हैं लीगल लाइबिलिटी को अदा करने के लिए। चेक में तीन पार्टीज को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। चेक में तीन पार्टीज होती हैं, ड्रॉवर होता है, ड्रॉई होता है और पेई होता है। ड्रॉवर इज अ पर्सन हु इशूज द चेक, मीन्स ड्रॉवर वो आदमी होता है जो अकाउंट होल्डर होता है और जो चेक को इशू करता है। ड्रॉई कौन होता है? ड्रॉई कोई इंस्टीट्यूशन होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके चेक को ऑनर करने की जवाबदेही होती है। द इंस्टीट्यूशन विच ऑब्लिगेट्स टू ऑनर द पेमेंट विच इज मेंशन्ड इन चेक, मीन्स बैंक। ड्रॉई बैंक होता है, बैंक को ऑनर करना होता है चेक को। और पेई वो पर्सन होता है हु इज टू रिसीव द पेमेंट, जिसके फेवर में चेक ड्रॉ किया गया है वो पर्सन पेई होता है। इस तरीके से चेक में तीन पार्टीज होती हैं। ड्रॉवर इज अ पर्सन हु इशूज द चेक, हु ड्रॉज द चेक। ड्रॉई means the bank which obligates to honor the payment, and pay in whose favor check is issued। चेक जिसके पक्ष में इशू किया गया है, जिसके फेवर में ड्रॉ किया गया है, उसको पेई कहते हैं। और चेक जो होता है वो, हालांकि चेक तो कई तरीके के होते हैं, लेकिन मेनली जो हम लोगों के टॉपिक में इम्पॉर्टेंट है समझना, ऑर्डर चेक और बियरर चेक। बियरर चेक और ऑर्डर चेक में डिफरेंस ये होता है कि बियरर चेक कोई भी व्यक्ति है, अगर वो लेकर के प्रेजेंट करता है बैंक के सामने, तो बैंक उसको उसकी आइडेंटिटी नहीं पूछता है। और बियरर चेक में जो भी व्यक्ति बैंक के सामने समक्ष प्रस्तुत होता है चेक के साथ, तो बैंक की ये जिम्मेदारी है कि वो उस चेक को ऑनर करे, उसका पेमेंट करे। ऑर्डर चेक में स्पेसिफाइड होता है वो व्यक्ति जिसको कि चेक का अमाउंट रिसीव करना है और जो पेई है वो उसको इंडोर्स करता है। इंडोर्समेंट जिस केस में होती है वो चेक ऑर्डर चेक कहलाता है। बियरर चेक में कोई इंडोर्समेंट नहीं होता है। बियरर चेक जो पर्सन प्रेजेंट करता है बैंक के सामने, बैंक उसको ऑनर करता है पेमेंट करके। इस तरीके से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। प्रोमिसरी नोट्स के रूप में एक होता है, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज और तीसरा चेक। तीनों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक चेक है और चेक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चेक सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है कि चेक सिंपली एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज ये स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर होता है। और चेक में पेमेंट तभी होती है व्हेन देयर इज डिमांड, जब हम मांग करते हैं और वो चेक हम बैंक के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तब ही चेक का पेमेंट होता है। इस प्रकार से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में चेक का जो प्रावधान किया गया है, इन केस अगर चेक बाउंस हो जाता है या चेक के बारे में जो डिस्कशन है वो सेक्शन 138 टू 148 है।
और 138 से लेके 148 तक हम चेक के बारे में समझते हैं कि चेक बाउंस होने की स्थिति में क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं पेई के पास, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं पेई के पास, जिन जिम्मेदारियों को निभाते हुए जिसके अनुपालन के पश्चात ही डिसऑनर के केस में चेक के ड्रॉवर के अगेंस्ट पेई लीगल एक्शन ले सकता है, वो प्रावधान 138 से लेके 148 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में प्रावधानित है। क्या कहता है 138? 138 केवल डील करता है व्हेन देयर इज डिसऑनर ऑफ चेक एंड नॉट एनी अदर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जब चेक का डिसऑनर होता है तब 138 इन्वोक किया जाता है। अदर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर डिसऑनर होते हैं तो उसके लिए 138 में प्रावधान नहीं है, बल्कि इसका प्रावधान अन्य सेक्शंस में है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के। इसमें एक केस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक केस डिसाइड किया गया जिसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स बताए गए व्हेन सेक्शन 138 कैन बी इन्वोक्ड। 138 जो प्रावधान दिया गया है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, उसको हम कब इन्वोक कर सकते हैं, उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, किस सिचुएशंस में हम इन्वोक करते हैं, वो प्रावधान दिया गया है। और ये है हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स वर्सेस नेशनल पैनासोनिक इंडिया लिमिटेड। ये 2009 का केस है जिसको डील करते हुए, जिसको डिसाइड करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं कि जिन परिस्थितियों में हम चेक बाउंस का केस फाइल कर सकते हैं। पहला चीज़ ये होना चाहिए कि चेक को ड्रॉ किया जाना चाहिए इन फेवर ऑफ समवन। पहली चीज़ कि चेक को ड्रॉ किया जाए, और ये किसके द्वारा ये चेक इशू किया जाए? द पर्सन हु मेंटेन द अकाउंट इन द बैंक। जो इंसान, जो आदमी बैंक में बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहा है, उसी के द्वारा उस बैंक अकाउंट के ऊपर चेक को इशू किया जाना चाहिए। ये पहला इंग्रेडिएंट है। दूसरा ये है कि आफ्टर इशुएंस ऑफ चेक द पेई हैज़ ड्यूटी टू प्रेजेंट इट बिफोर द बैंक। पेई की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि जब उसको चेक मिले तो वो उसको डिमांड के तौर पे बैंक के सामने प्रेजेंट करे, और आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ चेक बिफोर द बैंक डिसऑनर इट आर इन्फॉर्म टू द पेई दैट ड्यू टू इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस दिस चेक कैनॉट बी ऑनर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर जब चेक प्रेजेंट किया जाता है बैंक के सामने और बैंक इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से उस चेक को वापस कर देती है, रिटर्न कर देती है एक मेमो के साथ कि हम आपका चेक ऑनर नहीं कर सकते, आपको वो पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। फोर्थ जो इसका इंग्रेडिएंट है वो चेक बाउंस की नोटिस है। एज सून एज दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द बैंक मींस ड्रॉई टू द पेई कि आपका ये चेक डिसऑनर हो गया है, एक मेमो के साथ वो इन्फॉर्म करता है, उसके 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज द पेई हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेज अ डिमांड नोटिस टू द ड्रॉवर। मतलब कि जो बैंक अकाउंट होल्डर है उसको एक डिमांड नोटिस चेक बाउंस नोटिस के रूप में भेजेगा, और उससे जो भी पेमेंट चेक में डिसऑनर हुआ है उसकी डिमांड रेज करेगा। और अगर जो ड्रॉवर है, अगर वो 15 डेज के अंदर ये डिमांड फुलफिल नहीं करता है, देन द कॉज ऑफ एक्शन अंडर सेक्शन 138 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अराइजेज। कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होता है? जब ड्रॉवर के द्वारा पेई को एक चेक दिया जाता है, वो चेक पेई द्वारा बैंक में लगाया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, और वो पेमेंट की डिमांड की जाती है, और बैंक इसलिए असमर्थ होता है उस पेमेंट को रिगार्ड करने के लिए, उसको ऑनर करने के लिए, क्योंकि जो ड्रॉई है मींस द बैंक अकाउंट होल्डर, उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है टू मेक अ पेमेंट इन फेवर ऑफ द पर्सन इन हुज फेवर दिस चेक हैज बीन इशूड। और इसकी इंफॉर्मेशन मिलते ही पेई के द्वारा विद इन 30 डेज 30 दिन के अंदर एक चेक बाउंस नोटिस इशू की जाती है, दी जाती है बैंक अकाउंट होल्डर को। और अगर वो नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर वो पेमेंट नहीं करता है, तब ड्रॉई के इंफॉर्मेशन के आधार पे, उस मेमो के आधार पे, चेक बाउंस नोटिस के आधार पे जो पेई है वो कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर सकता है अगेंस्ट दी ड्रॉवर। यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि किन किन सर्कमस्टांसेस में चेक बाउंस हो सकता है और किस सर्कमस्टांस में चेक बाउंस होने पर हम सेक्शन 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को इन्वोक करते हैं। चेक बाउंस
कई सारी परिस्थितियों में हो सकता है। पहला तो ये है कि इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से चेक बाउंस हो जाए, या दूसरा ये है कि एक्सपायर्ड वैलिडिटी ऑफ चेक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप चेक किसी के फेवर में इशू करते हैं और वो डेटेड चेक होता है, सपोज दैट कि 1 जनवरी 2025 का कोई चेक है, तो उसकी जो वैलिडिटी है फॉर प्रेजेंटेशन इट बिफोर द बैंक वो 3 महीने की होती है। जिस डेट में ये चेक इशू किया गया है उसके 3 महीने के भीतर पेई की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक बैंक के सामने लगा दे, प्रेजेंट कर दे। अगर ये चेक 3 महीने के बाद प्रेजेंट किया जाता है तो ये एक्सपायर्ड वैलिडिटी ऑफ चेक के कैटेगरी में आता है और इस आधार पे चेक बाउंस हो जाता है। तीसरा जो कारण होता है चेक बाउंस का वो ओवर राइटिंग होता है। ओवर राइटिंग का मतलब ये है कि अगर चेक में जो अमाउंट भरा गया है, द पर्सन इन हुज फेवर दिस चेक इज बीइंग इशूड, अगर उसका नाम लिखा गया है और अदर कोई इंफॉर्मेशन है, अगर उस पर ओवर राइटिंग है, तो उस केस में भी बैंक चेक को ऑनर करने के लिए बाउंड नहीं है और उस केस में भी चेक बाउंस हो जाता है। चौथा जो कारण है वो डैमेज चेक का है। सपोज दैट कि चेक की जो फॉर्म है वो उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है, वो ठीक नहीं है, वो भीग गया है या किन्हीं वजहों से उस पर कोई भी निशान लगा है, कोई दाग लगा है, तो इन सारी परिस्थितियों में डैमेज चेक अगर है तो बैंक उसको ऑनर नहीं करता है, वो बाउंस हो जाता है चेक। फिर जो नई एक सिचुएशन हो सकती है जहां पे सिग्नेचर मिसमैच हो सकता है। सिग्नेचर मिसमैच इस तरीके से कि बैंक अकाउंट होल्डर के जो डेटा हैं उसमें जो सिग्नेचर है और जो चेक पे सिग्नेचर है अगर उसमें मिसमैच है तो उन परिस्थितियों में भी चेक बाउंस हो जाता है। मिसमैच ऑफ अमाउंट्स आर डिजिट्स, जैसे कि चेक के अंदर हम न्यूमेरिकली भी अमाउंट को भरते हैं और वर्ड्स में भी भरते हैं, अगर इसमें कोई मिसमैच है तो ये भी एक ग्राउंड बनता है फॉर बाउंस ऑफ चेक। तो इस तरीके से ये सारी सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें चेक बाउंस हो जाता है। हालांकि हम सेक्शन 138 तभी इन्वोक करते हैं जब इसका रीज़न फर्स्ट वाला हो, ड्यू टू इनसफिशिएंट अकाउंट बैलेंस। अगर अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है and on that basis check is dishonored or returned to the payee, that there is no sufficient balance in the account of the drawer, then only section 138 of negotiable instrument act can be invoked। चेक बाउंस होने की परिस्थिति में हम केस कहाँ पे फाइल करते हैं, कौन सा वो जुरिस्डिक्शन होता है कोर्ट का जहाँ पर ये केस चेक बाउंस का फाइल किया जा सकता है। यहाँ पर जो एक्ट कहता है वो 5 जो जगह होती हैं जहाँ पर आप चेक बाउंस का केस फाइल कर सकते हैं। वो पहली जगह होती है जहां पर चेक को ड्रॉ किया गया है, मतलब कि जहां पर चेक इशू हुआ है वो प्लेस, उस प्लेस की जो कंसर्न कोर्ट है वहां पे आप केस फाइल कर सकते हैं। दूसरी जगह वो है जहां पर इस चेक को प्रेजेंट किया गया बिफोर द बैंक फॉर पेमेंट, उस जगह पर भी इस चेक बाउंस का मुकदमा फाइल किया जा सकता है। तीसरी जगह वो है कि जहां पर पेमेंट दिया जाना था, सपोज दैट कि चेक इज इशूड इन दिल्ली, चेक को प्रेजेंट किया गया लखनऊ में, और जो ए और बी है मीन्स द पर्सन हु इशूज द चेक, बी मीन्स द पर्सन इन हुज फेवर दिस चेक इज इशूड, इन दोनों के बीच में कोई बिजनेस रिलेशन है और उसका पेमेंट किसी थर्ड जगह पे होनी है, सपोज दैट गुड़गांव, और गुड़गांव में अगर ये डिमांड रेस की जाती है जो भी पेमेंट या लाइबिलिटी है, तो आप उस जगह पर भी केस चेक बाउंस का फाइल कर सकते हैं। बी के द्वारा ए के अगेंस्ट में गुड़गांव में भी केस फाइल किया जा सकता है। चौथी जगह होती है जहां पर ये चेक डिसऑनर हुआ है, मींस बैंक जहां पर आप प्रेजेंट करते हैं और वहां पर ये डिसऑनर होता है, उस जगह पे भी इसका जुरिस्डिक्शन बनता है और उस कोर्ट में भी, कंसर्न कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं। पांचवी जगह ये है कि जहां पर भी आपने चेक बाउंस नोटिस सर्व की है, सपोज दैट द पर्सन हु हैज इशूड द चेक इन फेवर ऑफ पेई इज रिजाइडिंग इन दिल्ली बट चेक वॉज इशूड इन लखनऊ, तो आप जहां पर वो आप एक जो डिमांड नोटिस भेजते हैं दिल्ली में, तो आप दिल्ली में भी केस फाइल कर सकते हैं चेक बाउंस का। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में चेक बाउंस से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो 138 से लेके 148 के बीच में दिए गए हैं, और क्या क्या जो प्रावधान है उसमें जो इम्पॉर्टेंट प्रावधान है, जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 138 बात करता है डिसऑनर ऑफ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस। यहाँ पर 138 तब इन्वोक होता है जब सारे इंग्रेडिएंट्स जो दिए गए हैं वो फुलफिल हो रहे हों। पहली चीज़ चेक को आप ड्रॉ करते हैं इन फेवर ऑफ द पेई, और पेई उस चेक को प्रेजेंट करता है बैंक के सामने, बैंक उसको डिसऑनर कर देता है ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस, और जैसे ही ये इंफॉर्मेशन बैंक के द्वारा पेई को दी जाती है, लिमिटेशन का जो पीरियड है वो 30 डेज है। विद इन 30 डेज पेई की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में वो
ड्रॉवर को बता दे विद इन 30 डेज कि अगर 30 दिन के बाद अगर आप करते हैं तो यहाँ पर वो डिले कंडोन नहीं होगा। ये स्पेशल एक्ट है और 30 दिन के अंदर ये जिम्मेदारी पेई की है कि वो ड्रॉवर को इन्फॉर्म करे कि आपका चेक ड्यू टू इनसफिशिएंट अकाउंट बैलेंस की वजह से डिसऑनर हो गया है और बैंक ने डिनाई कर दिया है पेमेंट के लिए। 30 दिन के अंदर जब ये डिमांड नोटिस या चेक बाउंस नोटिस इशू की जाती है और जिस दिन उसको सर्विस होती है अकाउंट होल्डर को मींस ड्रॉवर को, तो 15 दिन के अंदर अगर ड्रॉवर के द्वारा वो पेमेंट वापस कर दी जाती है या वो पेमेंट दे दी जाती है पेई को, तो कोई भी क्रिमिनल केस यहाँ पर नहीं बनता है अगेंस्ट द ड्रॉवर। लेकिन अगर वो 15 दिन के अंदर उस अमाउंट को देने के लिए फेल हो जाता है, फिर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है और उसके बाद से जो प्रावधान निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लगे हैं वो लागू होते हैं और एक क्रिमिनल केस भी फाइल होता है अगेंस्ट द ड्रॉवर हु हैज इशूड द चेक एंड सेम हैज बीन डिसऑनर्ड बाय द बैंक। इस तरीके से 139 प्रिजम्पशन की बात करता है कि यहाँ पर जो प्रिजम्पशन है ये अगेंस्ट द अकाउंट होल्डर है, मींस जो ड्रॉवर है उसके अगेंस्ट में एक प्रिजम्पशन है कि अगर आपने चेक दिया है तो ये आपकी लाइबिलिटी है, वो चाहे डेट के रूप में हो या एनी अदर लाइबिलिटी है और आपको चेक अमाउंट को आपको पेई को पे करना है। 140 ये कहता है कि डिफेंस जो होगा वो ड्रॉवर ये इस आधार पे डिफेंस नहीं ले सकता कि जिस टाइम पे हम चेक इशू कर रहे थे उस समय हमको रीजन टू बिलीव था कि जिन कारणों से हमारा चेक बाउंस हुआ है वो कारण नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से रीजन टू बिलीव कि जो जिन रीजन से हमारा चेक बाउंस हुआ है वो रीजन हमारे चेक इशू करते समय दिमाग में नहीं थे, वो हम नहीं जानते थे, ये कोई डिफेंस नहीं है और इस डिफेंस के आधार पर वो अपने केस को डिफेंड नहीं कर सकता है। इसी तरीके से 142 कॉग्निजेंस की बात करता है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर चेक बाउंस के केस का कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा, कौन लेगा, जबकि हम ज्यूरिसडिक्शन की बात कर चुके हैं कि कौन कौन सी जगह हैं जहां की कंसर्न कोर्ट के पास चेक बाउंस के मैटर को ट्राई करने का, उसको देखने का ज्यूरिसडिक्शन होता है। 142 दो इंग्रेडिएंट्स की बात करता है कब वो चेक बाउंस के ऑफेंस का कॉग्निजेंस कोर्ट लेती है। पहली चीज तो कंप्लेंट इन राइटिंग होनी चाहिए, मतलब यह है कि जो भी शिकायत चेक बाउंस की होगी वो इन राइटिंग होनी चाहिए, वो लिखित में होनी चाहिए। दूसरा इस इंग्रेडिएंट ये है कि विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, जिस डेट में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उससे लेकर के 30 दिन के भीतर ये कंप्लेंट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने आप चेक बाउंस का केस फाइल करते हैं और अदर सिटीज़ के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने चेक बाउंस का मैटर ट्राई किया जाता है। 143 बात करता है कि चेक बाउंस के जो केसेस होते हैं उसमें समरी प्रोसीजर लागू होता है, उसका अनुपालन होता है और समरी प्रोसीजर के आधार पर चेक बाउंस के केस डिसाइड किए जाते हैं। समरी प्रोसीजर सेक्शन 262 टू 265 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया हुआ है कि क्या है वो प्रावधान जो समरी प्रोसीजर में रिक्वायर्ड होते हैं और मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दूसरे को मिल जाए और उसमें जो भी एविडेंसेस हैं उसको असेस करके जल्दी से केस को कंक्लूड किया जाए, इसलिए समरी प्रोसीजर का अनुपालन होता है। सेक्शन 145 भी इंपॉर्टेंट है इसका, ये कहता है कि एविडेंस मस्ट बी ऑन एफिडेविट, मतलब ये है कि जो भी एविडेंसेस अपोजिट पार्टी या प्लेंटिफ के द्वारा दिए जाएंगे कोर्ट के सामने या कंप्लेनेंट के द्वारा जो दिए जाएंगे वो ऑन एफिडेविट होना चाहिए, जो भी साक्ष्य होंगे वो शपथ पत्र के साथ दिए जाएंगे। सेक्शन 147 बताता है कि जो चेक बाउंस का ऑफेंस है वो कंपाउंडेबल इन नेचर है। इसका मतलब ये है कि 147 ये बताता है कि जो भी चेक बाउंस के मैटर होते हैं इसमें कॉम्प्रोमाइज संभव है। ये इसलिए भी है क्योंकि ये प्राइवेट डिस्प्यूट होते हैं, इसमें जो विवाद होता है वो प्राइवेट नेचर का होता है। अगर पार्टीज चाहें तो इसको मिल बैठ के एमिकेबली डिसाइड कर सकती हैं, कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे ये केस सेटल हो सकता है, ये कंपाउंडेबल इन नेचर होता है। 148 बात करता है पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट की। इन केस जेएम या एमएम के द्वारा केस डिसाइड कर दिया गया और जो भी पार्टी एग्रीव्ड है वो अपीलेट कोर्ट में उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकती है और उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए अपीलेट कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो जो भी पार्टी अपील कर रही है उससे जो पेमेंट इन डिस्प्यूट है उसका 20% पहले से जमा करा सकती है और उसको जमा करने के बाद ही अपील एडमिट होगी। हालांकि ये डिस्क्रिशनरी है, अभी रिसेंटली एक दिल्ली हाई कोर्ट का भी जजमेंट आया है जिसमें यह कहा गया है कि जो 20% ऑफ
स्टेचुटरी अमाउंट है उसको फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, उसको डिपॉजिट करना मैंडेटरी नहीं है, बल्कि वो डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट है। अगर कोर्ट चाहे तो उसको जमा कराए, चाहे तो नहीं भी करा सकता है। इस तरीके से चेक बाउंस का जो लीगल एस्पेक्ट है समझने का चेक बाउंस के केस को, उसमें यही है कि जो चेक है वो एक तरह का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। चेक सिंपली एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में इसमें यह डिफरेंस होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज सिंपली स्पेसिफाइड बैंकर के लिए नहीं होता है, चेक स्पेसिफाइड बैंकर के लिए होता है। और जब भी डिमांड की जाती है जिसके फेवर में चेक इशू किया गया है, तो ये बैंक का ऑब्लिगेशन होता है टू मेक अ पेमेंट इन फेवर ऑफ पेई। उसके बाद जब भी ड्रॉवर के द्वारा एक चेक इशू किया जाता है पेई को, और पेई के द्वारा वो प्रेजेंट किया जाता है बिफोर द बैंक, तो बैंक उसको ऑनर करती है, ये इसका ऑब्लिगेशन है। लेकिन ड्यू टू इनसफिशिएंट अकाउंट बैलेंस इन दी ड्रॉवर वो चेक डिसऑनर हो जाता है और बैंक असमर्थता जताती है कि हम इस पेमेंट का रिगार्ड नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस। और इसके बाद जैसे ही ये इंटीमेशन बैंक के द्वारा पेई को दिया जाता है, पेई की ये जिम्मेदारी है कि विद इन 30 डेज वो चेक बाउंस नोटिस ड्रॉवर को भेज दे। और जिस डेट में ड्रॉवर को ये नोटिस रिसीव होती है उसके 15 दिन के अंदर उसकी ड्रॉवर की जिम्मेदारी है कि वो पेमेंट को क्लियर करे। अगर वो फेल हो जाता है तब चेक बाउंस के केस को फाइल करने का कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। चेक बाउंस का जो मैटर है, जो केस है, वो कहाँ कहाँ फाइल हो सकता है? 5 जगह हैं जहां पर चेक बाउंस का केस आप फाइल कर सकते हैं। पहली जगह तो ये है कि जहां पर चेक को इशू किया गया है वो प्लेस। दूसरी जगह यह है कि जहां चेक को प्रेजेंट किया गया है वो जगह। तीसरी जगह है कि जहां पर पेमेंट को दिया जाना था एक पार्टी से दूसरे पार्टी को। चौथी जगह है कि जहां पर चेक डिसऑनर हुआ है। और पांचवी जगह है जहां पे डिमांड नोटिस सर्विस की गई है। इन 5 जगहों पे चेक बाउंस का केस फाइल किया जा सकता है। इसी तरीके से चेक बाउंस का केस जब आप फाइल करते हैं तो उसमें लिमिटेशन है, 2 इंग्रेडिएंट फुलफिल होते हैं। एक तो कंप्लेंट इन राइटिंग होनी चाहिए, दूसरी चीज यह है कि विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन आप इस केस को फाइल कर देते हैं। ये केस मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एमएम के पास फाइल होता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास, और अदर जो सिटी है उसमें ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने फाइल किया जाता है। और इस तरीके से इस चेक बाउंस के केसेस में जो प्रिजम्पशन कोर्ट का होता है वो अगेंस्ट द ड्रॉवर होता है, मतलब जिसने चेक इशू की है उसके अगेंस्ट में होता है। और ये उसको प्रूफ करना है कि जो चेक डिसऑनर हुआ है ये किसी लाइबिलिटी के लिए नहीं था, क्योंकि चेक जो इशू किया जाता है वो डेट को क्लियर करने या किसी लॉफुल या इन्फोर्सिबल लाइबिलिटी को क्लियर करने के लिए किया जाता है। अगर लॉफुल लाइबिलिटी नहीं है तो भी उस केस में डिसऑनर के लिए ड्रॉवर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस तरीके से हमने ये पूरा चेक बाउंस का जो प्रावधान है उसको एक एक करके जो रेलेवेंट, हालांकि सारे प्रावधान रेलेवेंट हैं, लेकिन जो समझने के लिए जो एक सामान्य जानकारी के लिए आवश्यक है वो सारे प्रावधान हम लोगों ने डिस्कस किए। चेक बाउंस का जो केस होता है वो एज पर सेक्शन 147 ये कंपाउंडेबल नेचर का होता है। इसमें अगर पार्टीज चाहें तो सुलह समझौता के द्वारा एमिकेबली इसको आउट ऑफ द कोर्ट सेटल कर सकती हैं। और एक चीज कि इसमें जो भी साक्ष्य दिए जाएंगे वो एफिडेविट पे दिए जाएंगे, वो साक्ष्य हमेशा शपथ पत्र के साथ दिए जाएंगे। चेक बाउंस का जो मैटर होता है उसमें समरी प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है और समरी प्रोसीजर के आधार पे चेक बाउंस के केस को ट्रायल किया जाता है कोर्ट के द्वारा। इस तरीके से चेक बाउंस के केस को हम आसानी से समझ सकते हैं। बहुत बहुत नमस्कार।